और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राज्यों में तमाम तैयारियां तमाम पार्टियों ने कर ली हैं। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुकाबला यहां पर दो बहुओं के बीच में है और देवरानी जेठानी के बीच में देखा जा रहा है। और ये मुकाबला यहाँ पर एक ऐसे मुद्दे को लेकर है जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहू तो यहाँ पर इस बिल के समर्थन में आ रही है, तो एक बहू यहाँ पर इस बिल के विरोध में नजर आ रही। दोनों बहुएं मुलायम सिंह यादव की हैं और एक है जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और दूसरी है जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी भी जुड़ी है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव हैं और दूसरे यहाँ पर अपर्णा यादव हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर गुणगान गाती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला है। इससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा की जा रही है, लेकिन उससे पहले जब यहाँ पर अपर्णा यादव और डिम्पल यादव से इस मामले पर पूछा गया तो दोनों के मत अलग अलग नजर आए। दोनों महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं होने के नाते दोनों के मत यहाँ पर सीधे तौर पर अलग नजर आए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक जिस तरीके से बयान पेश हो रहे हैं, इस बयानों में पक्ष विपक्ष की बात तो सीधे तौर पर आ ही रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनकी जो पत्नी है और जो मैनपुरी से सांसद है डिम्पल यादव, उनका सीधे तौर पर ये कहना है, धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक अवसर दिया इस विधेयक पर बोलने के लिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को। और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है, तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन evolution is not possible, and for evolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation, that the SC/ST women get their reservation, and that the minorities women also get these reservations, sir. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है, वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं,
जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं। जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था, वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, और मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कि यहाँ पर जो महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है, इसे इतने साल रोका क्यों गया? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव के एजेंडे को साधने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डिम्पल यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो महिला आरक्षण बिल के तौर पर ज़रूरी हैं और ऐसे में इस सरकार को यहाँ पर कई साल पहले इस बिल को पास कर देना चाहिए था। संसद में कितनी भागीदारी महिलाओं की होगी, इस पर पहले से ही चर्चा होनी चाहिए थी। वहीं पर देखा जाए तो ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उन्होंने इस बिल को पास नहीं करवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार भी तो कई सालों से राज यहाँ पर भारत में कर रही है। उसने आखिरकार इतना समय क्यों लगा दिया इस बिल को पास करवाने के लिए? अब करवाया जा रहा है तो 2024 के चुनाव को देखते हुए। तो डिम्पल यादव का जो बयान है, इसका विरोध करते हुए अपर्णा यादव का बयान सामने आता है और सीधे तौर पर यह कहती है कि अब महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठी है, महिलाओं के सम्मान की बात हुई है और महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से लाया गया है इसे पास होना चाहिए और यहाँ पर पास होगा तो तमाम महिला सांसदों की यहाँ पर भागीदारी बढ़ेगी और यहाँ पर भागीदारी बढ़ेगी तो तमाम महिलाओं के लिए काम किया जाएगा। इस तरीके से डिम्पल यादव का बयान सामने आता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में 78 महिला सदस्य हैं, जो कुल संख्या यहाँ पर 543 का है। ये ऐसे में देखा जाए तो 15% ही देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि 33% अगर यहाँ पर आंकड़ा बढ़ता है महिलाओं का, महिला आरक्षण बिल की जो बात कही जा रही है इसके तहत अगर यहाँ पर बढ़ता है तो सीधे तौर पर लोकसभा की सीटें भी यहाँ पर 700 के करीब पहुँच जाएंगी। लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसे में 33% की जो बात कही जा रही है इससे काफ़ी कुछ इजाफा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ये सारी चीज़ों को अगर लेकर देखा जाए तो यहाँ पर बात सिर्फ केंद्र सरकार के एक मुद्दे को और ऐसे वक्त पर लाने की है जो सरासर गलत तरीके से देखा जा रहा है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को भी एक गलत तरीके से लाया जा रहा था, ये 2024 के चुनाव को साधने के लिए है। ऐसे में इसी को लेकर यहाँ पर देखा गया है। अपर्णा और डिम्पल यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।